हाँ जी, भाई साहब रुको, अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, आपका हो गया अमित जी, नाम है अपना अमित बढ़ाना, हो गया अमित कुमार है। चलो एक ही बात है, बस अब बातें नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे। ITR हमने देखे थे कौन कौन से ITR होते हैं हमारे पास। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। असेसमेंट ईयर अगर हम बात करें, असेसमेंट ईयर 16-17 की, ठीक है। हमारे पास जो ITR थे, एक था हमारे पास ITR 1, एक था ITR 2, ITR 2A, ITR 3, ITR 4, ITR 4S, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। ये हमारे पास ITR थे टोटल, ठीक है। अब सर हमें ये पता नहीं है कि कौन सा ITR किस लिए लगता था, ठीक है जी। मैं लिखने के लिए आपको टाइम दे दूंगा पूरा, अभी आप बस इधर ध्यान दें। मैंने आपको कहा था कि अगर हम देखें कि हमारे पास इनकम्स कितने प्रकार की हो सकती हैं, सर एक होता है सैलरी की इनकम है, दूसरा है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तीसरा कौन सा हो सकता है, PGBP, कैपिटल गेन हो सकता है सर, और अदर सोर्स हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास थी। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई पर्सन है, उसने कहा मेरी सैलरी से इनकम है, किससे है, और है हाउस प्रॉपर्टी से, किससे, और सर PGBP से है, किससे, और कैपिटल गेन से है, किससे, और सर अदर सोर्सेज है, ठीक है। आप बताओ ITR ये कौन सा ITR भरेगा, सर ये भरेगा कौन सा, ITR 4, ठीक है। जिसके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो कौन सा ITR भरेगा, ITR 4, बिल्कुल सही। अब एक पर्सन आया जिसने कहा सर मेरी सैलरी से इनकम है, किससे है, हाउस प्रॉपर्टी से भी है, PGBP से नहीं है, कैपिटल गेन से है, और अदर सोर्सेस है। तो बताओ इसके लिए आप कौन सा ITR बोलोगे, कौन सा ITR भरना है, सर इसके लिए है ITR कौन सा, 2, ITR 2। एक और पर्सन आया, उसने कहा सर मेरा ना सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है, PGBP से नहीं है, कैपिटल गेन से भी नहीं है, और अदर सोर्सेस है। इसके लिए कौन सा ITR था, सर इसके लिए आपने बताया था ITR 2A, ठीक है जी। एक और पर्सन आया जिसने कहा सर मेरी सैलरी से इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, PGBP नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, और अदर सोर्सेज की इनकम है। सर ये तो सेम ऊपर वाला हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था इसके लिए जो ITR होगा वो होगा ITR कौन सा, 1, ITR 1, ठीक है। सर डिफरेंस क्या है, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी जो है ग्रेटर देन 1 है, और यहां पे लेस देन 1 तो 0 होता है ना, यहां पे क्या होता है, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ठीक है। चलो, और हमारे पास कितने ITR आ गए, सर 1, 2, 3 और 4। लेकिन ऊपर अगर हम देखें ITR कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 ITR है। लेकिन हमने अभी तक कितने देखे, 4। अब बचा कौन कौन सा, सर ITR 3 बचा, ITR 4S बचा, 5 बचा, 6 बचा, और 7 बचा, ठीक है। बात करते हैं ITR 3 की। सर ITR 3 किस लिए लगता है, आप बताएंगे ITR 3 किस लिए लगता है। अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूं, ठीक है, या HUF हूं,
और मेरी कोई भी इनकम है और साथ साथ में मेरी इनकम फ्रॉम किससे? पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस। सुन लेना, ये इंडिविजुअल है, इसका नाम है रवि, ठीक है जी। रवि ने कहा सर मेरी सैलरी से इनकम है, ठीक है जी, मेरी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, पीजीबीपी से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है और अदर सोर्स से इनकम है। तो बताओ रवि कौन सा आईटीआर भरेगा? रवि आईटीआर 4 भरेगा। रवि ने कहा सर ये जो मेरी पीजीबीपी की इनकम है ना, ये वाली, ये पीजीबीपी की जो इनकम है ये मेरा पार्टनरशिप बिजनेस से है। किससे है? पार्टनरशिप बिजनेस से। अब बताओ रवि कौन सा आईटीआर भरेगा? सर रवि भरेगा आईटीआर 3। समझ आ गया? पक्का? अब हमारे पास एक और आईटीआर है, आईटीआर 4S, ठीक है जी। आईटीआर 4S किस लिए लगता है? मैंने कहा था कि अगर आपकी प्रिजम्प्टिव इनकम है, क्या है? प्रिजम्प्टिव इनकम। प्रिजम्प्टिव इनकम क्या होता है बताओ? बताओ बताओ, प्रिजम्प्टिव इनकम क्या होता है? छोटे व्यापारियों को सरकार ने कहा है कि आप अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं। मान लो आप एक व्यापारी हैं, ये जानते हैं इसको कौन है? हरि जी। हरि ने कहा, हरिकेश जी नहीं है, हरि जी है, ठीक है। हरिकेश जी को बीच में क्यों घुसा रहे भाई? हरि ने कहा मैं बिजनेस करता हूं। क्या करता हूं? बिजनेस करता हूं और मेरी जो टोटल टर्नओवर है या ग्रॉस टर्नओवर है, क्या है? ग्रॉस टर्नओवर वो है 2 करोड़ रुपए। कितना बताओ? हैरी अमीर है या गरीब है? अमीर है। हरी को सरकार ने कहा देखो भाई साहब, अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक की ग्रॉस टोटल टर्नओवर है तो आप गरीब हैं, छोटे व्यापारी हैं। क्या है? गरीब नहीं बोल सकते, छोटे व्यापारी हैं, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन है भैया। क्या ऑप्शन है? आप या तो हमें बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बताओ आपका प्रॉफिट कितना आया, उस प्रॉफिट पे क्या करो? टैक्स पे करो, ठीक है जी। प्रॉफिट पे जितना टैक्स आएगा वो टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इस 2 करोड़ में टैक्स कितना हो सकता है सर, वो हम कैसे बताएं? इसमें हो सकता है 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यस और नो। इसमें हो सकता है 50 लाख रुपए का प्रॉफिट, इसमें हो सकता है 30 लाख रुपए का प्रॉफिट, इसमें हो सकता है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, इसमें हो सकता है 10 लाख रुपए का लॉस। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब सरकार ने हरी से कहा देख हरी, हम तुझे एक ऑप्शन देते हैं, तेरा इनकम कितना, ग्रॉस टर्नओवर कितना? उसने कहा मेरा ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है। कितना? तू चाहे तो अपनी इनकम को प्रिजम्प्टिव मान सकता है। प्रिजम्प्टिव मतलब प्रिज्यूम कर सकता है। प्रिज्यूम मतलब कितना करें? 10%, 20%, 50%, कितना मान लें? सरकार ने कहा आपका जीटीआई जो है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टर्नओवर, जीटीआई नहीं बोलेंगे, ग्रॉस टर्नओवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रॉस टर्नओवर जो आपका है उसका 8% आप अपनी इनकम मान लो। क्या मान लो? क्या मान लो? बताओ, अगर 2 करोड़ मेरा ग्रॉस टर्नओवर है तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 2 करोड़ का 8% कितना? 16 लाख। अब 16 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 16 लाख पे टैक्स निकालो जल्दी से। कैसे निकालें? स्लैब रेट से। सर 2,50,000 तक तो नील है, ठीक है। कितना? नील। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की बात करें, कितना? 12,500, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख, 1 लाख, ठीक है। बचा कितना? 10 लाख से अबव 6 लाख हो गए। 6 लाख पे लगा 30%, कितना हो गया? 1,80,000,
80,000। एक 80 आ गया, ये टोटल कितना 292,500। ये तो आ गया बेसिक टैक्स। इस पे क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बताओ? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सरचार्ज जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या? नील। सरचार्ज कब जुड़ता है? जब आपका क्या टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो, 1 करोड़ से ज्यादा। किसने कहा? 50 लाख नया है क्या? अच्छा, तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना लगेगा? 20। यहाँ कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो टैक्स कितना 292,500। इसमें क्या जोड़ेंगे, कितना रेट से? 3%। कितना आएगा? रिबेट कब मिलता है लड़की? जब 5 लाख तक की इनकम होती है। अब यहाँ पे एजुकेशन सेस बताओ कितना आएगा? 8775। टोटल कितना आया? 57। बताओ ना, बताओ ना। बताओ यार। हाँ 3 लाख? नहीं नहीं यार, इतना नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 3,01,275। इतना आ रहा है। चलो मैं आपकी कैलकुलेशन ले रहा हूं। ये आपका टैक्स आ रहा है कितनी इनकम पे? 16 लाख पे। अगर हम वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या दिखाते? इनकम दिखाते, और यहां से क्या दिखाते? एक्सपेंस दिखाते। इनकम मेरी कितनी थी? 2 करोड़। एक्सपेंसेस मान लो मेरे हैं 1.5 करोड़। तो प्रॉफिट कितना आता? 50 लाख, 0.50 करोड़। और मैं टैक्स कितने पे देता? 50 करोड़ पे। अगर हम 50 करोड़ की को टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इससे तो ज्यादा ही आएगा। यस और नो? इससे तो ज्यादा ही आएगा। यस और नो? 50 लाख में अगर टैक्स निकालेंगे इससे ज्यादा आएगा ना। ठीक है, तो सरकार ने छोटे व्यापारी को क्या कहा कि आप चाहे तो अपना टैक्स प्रिज्यूम कर सकते हैं, अपनी इनकम को प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका टर्नओवर कितना हो? 2 करोड़ या उससे कम। अब नहीं, अब वो तो फिर ज्यादा हो गया ना। ठीक है, ITR 4S हमने देखा। इसके बाद कौन सा ITR था हमारे पास? सर एक था हमारा ITR 5। मैं लिखने का टाइम पूरा आपको दे दूंगा। ITR 5 बताओ किस लिए लगता है? बताओ सर। अगर कोई ट्रस्ट है, क्या है? ट्रस्ट है, तो उसके लिए कौन सा ITR भरते हैं? अच्छा, ITR 6 किस लिए लगता है? अगर कोई कंपनी है, कंपनी कौन सा ITR भरती है? ITR 6। अच्छा, ITR 7 किस लिए लगता है? हाँ LLP के लिए। ट्रस्ट और फर्म तो यहाँ आ गए ना, तो फर्म यहाँ पे आ गया तो LLP भी तो यहाँ ही आएगा। ठीक है, ITR 7 लगता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोसाइटी कौन सा ITR भरते हैं? चलो अब आप हमें बताओ, मैं ITR का नाम लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये किस लिए लगता है। ITR 1 इंडिविजुअल या HUF। कौन कौन सी इनकम होनी चाहिए? सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। ठीक है, ITR 2 की बात करें, किस लिए लगता है? इंडिविजुअल, HUF के लिए। बताओ, अगर सैलरी है और हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेस है। ओके, ITR 3 किस लिए लगता है? ये पार्टनरशिप
पार्ट अगर वो पीजीबीपी के अंदर अगर पार्टनर सर अगर इंडिविजुअल जो है उसकी कोई भी इनकम हो और एक इनकम होनी चाहिए किससे? पार्टनरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस से। एक इनकम पार्टनरशिप बिजनेस से होनी चाहिए। कुछ तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि फर्म जो है ITR 3 भरेगा। कुछ बच्चे यही सोचते हैं। मैंने वो नहीं कहा, फर्म के लिए मैंने कौन सा ITR बताया? ITR 5। लेकिन ये कौन सा इनकम है? मैंने आपको एक एग्जांपल ऊपर दिया था कि रवि का एक एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, हरि का लिया था। नहीं रवि का नहीं, और ऊपर है। कहाँ गया ये? रवि ने कहा था कि मेरे पास सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है, पीजीबीपी से है, कैपिटल गेन से है और अदर सोर्स से है। तो इसके लिए कौन सा ITR होता? 4। लेकिन मैंने रवि को कहा ITR 3 भरो। क्यों? क्योंकि उसकी एक इनकम किससे थी? पार्टनरशिप बिजनेस से। तो ये जो ITR 3 है इंडिविजुअल भरेगा या फर्म भरेगी? इंडिविजुअल भरेगा। फर्म के लिए तो ITR फिक्स है, कौन सा? ITR 5। ठीक है, चलिए ITR 2A कौन भरेगा? सैलरी हो सर, हाउस प्रॉपर्टी हो और अदर सोर्सेज हो। हाउस प्रॉपर्टी मैंने लिखा मतलब मोर देन 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1 हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक ही हो। ठीक है, उसके बाद ITR 4 बताओ सर, जिसकी सैलरी से इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, पीजीबीपी से हो, कैपिटल गेन से हो और अदर सोर्सेज से हो। ठीक है, चलो ITR 4S सर, जिसकी प्रिजेम्प्टिव इनकम हो, जो मैंने हरि का एग्जांपल दिया था। ठीक है, प्रिजेम्प्टिव इनकम हो। ITR 5 बताओ, ट्रस्ट, फर्म। ठीक है, ITR 6 कंपनी, ITR 7 सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये जो हम कैलकुलेशन दिखा रहे थे, ये जो हम इतना सब कुछ बता रहे थे, ये कौन सा असेसमेंट ईयर था बताओ? असेसमेंट ईयर 16-17। ठीक है, बताओ आज कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? सर आज असेसमेंट ईयर चल रहा है 17-18। ठीक है जी, 17-18 में अगर आपने देखा होगा, आप कभी भूले से गए होंगे इनकम टैक्स की साइट पे, तो ITR के नेम चेंज हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? चेंज हो गए हैं। आपके पास ITR थे कौन कौन से? ITR 1, ITR 2, ITR 2A, ITR 3, ITR 4, ITR 4S, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। इतने सारे ITR थे। सरकार ने कहा हम इनका नाम चेंज करते हैं, और नाम चेंज कर, पता है क्या रखा? इसका नाम रखा गोपी। क्या रखा? गोपी नहीं, ITR 1 नाम है। ठीक है सर, इसको चेंज नहीं किया गया। सर फिर किसका नाम चेंज किया? ITR 2A को ITR 2, 2A और 3, इन तीनों को मिला के बनाया गया है ITR 2। क्या बनाया? ITR 2। अब ITR 4 का नाम क्या रखा होगा बताओ? सर 2 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा? ITR 3। अच्छा 4S का नाम क्या होगा? 4S का नाम क्या होगा? सर ITR 4। और ये जो बाकी सारे हैं ये सेम है। ठीक है, ये सेम है। तो नाम किसका चेंज हुआ है? ITR 2, 2A और 3। अभी तक जो हम किसी की रिटर्न भरते थे, किसी का रिटर्न भरना होता था और हम उससे पूछते थे क्या आपका इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस है, पूछते थे ना। जैसे अभी रवि से पूछा था इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस है, तो कौन सा ITR भरोगे? ITR 3। अब उसके लिए भी कौन सा ITR है? मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज है। मैं कौन सा ITR बता था? ITR 2। अभी भी कौन सा भरूं? ITR 2। मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज है, कौन सा आईटीआर भरता था? 2A। अभी कौन सा भरूं? T। ठीक है, तो आप हमें बताओ ये जो A और S का चक्कर था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से आईटीआर है? आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 आईटीआर है, कहानी खत्म। ये SAPP ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब हम आपको ले जाते हैं कहां पे? इनकम टैक्स की साइट पे। जब भी आप इनकम टैक्स की साइट खोलते हैं तो ये वाला पेज ओपन होता है। ठीक है, इसको होम पेज बोलते हैं। आप यहां पे आईटीआर फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं, आईटीआर फॉर्म्स। ठीक है जी, असेसमेंट ईयर ऊपर लिखा होता है, कौन सा असेसमेंट ईयर लिखा है? 17, 18। अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? 17, 18 ही चल रहा है। तो आप यहां पे देखोगे कि हमारे पास जो आईटीआर है कौन कौन से हैं? आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यही आईटीआर हमारे पास है। ठीक है जी, अगर हम ऊपर असेसमेंट ईयर चेंज करते हैं, यहां पे हमने 16-17 किया, पिछला आईटीआर जो असेसमेंट ईयर था, तो हमारे पास आईटीआर कौन कौन से आते हैं जो मैंने बताए थे? आईटीआर 1, 2, 2A, 3, 4, 4S, 5, 6 और 7। यहां पे आप देख सकते हैं कि कौन सा आईटीआर किस लिए लगता है। ठीक है जी, ठीक है, इतना क्लियर है? सर हम पिछले साल की बात क्यों करें, हम नए साल की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी आईटीआर डाउनलोड करना होता है तो हम उनको 2 यूटिलिटीज में डाउनलोड कर सकते हैं, या तो एक्सेल यूटिलिटी में या जावा यूटिलिटी में। जावा यूटिलिटी वही होता है सेम जो आप ऑनलाइन आईटीआर भरते हैं, आईटीआर 1 जब मैंने पहली क्लास में बताया था, आईटीआर 1 जैसे हम भरते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो वो सेम वही होता है जावा यूटिलिटी। अब आपको सबसे ज्यादा मजा किस यूटिलिटी में काम करने में आता है? एक्सेल वाली में। ठीक है, तो आज हम कौन सा आईटीआर डाउनलोड करें पहले वो बताओ। 4S है? तुम्हें लग रहा है कि ये 4S है? ठीक है, 4S का जमाना गया, अब कौन है? आईटीआर 4 होता है किस लिए? आईटीआर 4 ये होता है प्रिजम्प्टिव इनकम के लिए। ठीक है, चलो हम आईटीआर 4 को यहां एक्सेल यूटिलिटी में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, हो गया, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, हो गया ना? ये नीचे हम इसको यहां से क्या करें, शो इन फोल्डर करते हैं, तो आईटीआर हमें फोल्डर में दिखा। ठीक है, इसको हम यहां से Ctrl+C करके कहां ले जाएंगे? डेस्कटॉप पे, और यहां Ctrl+V करेंगे। यह है आईटीआर 4। अमित जी मैं आपको बाहर भी फेंक सकता हूं, पता है ना? ठीक है, यहां से इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। ये आया हमारे पास आईटीआर 4, कहां गया ये? ठीक है, हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ये आ गया हमारा एक्सेल यूटिलिटी। ठीक है जी, एक्सेल यूटिलिटी हम खोलेंगे, खुल जा भाई, अभी जादू जादू देखना, जादू देखना। खुल गया? देखा, अभी और जादू देखना। नहीं ये जादू है, वो भी देखना कैसे होगा। देखो, जादू जादू जादू। जादू अभी थोड़ा फेल हो रहा है, अभी जादू और सीखना पड़ेगा। ठीक है, फाइल थोड़ी हैवी होती है, नए आईटीआर है इनकी फाइल थोड़ी हैवी होती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इस चीज के लिए। ठीक है, चलो अब ये खुलेगा, अभी देखना, मैं अभी जादू बोलूंगा और ये खुलेगा। रुको, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं जादू बोलते ही ये खुलेगा। जादू देखा, खुल गया। चलो
अगर हम इसमें कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर ऊपर लिखा है प्रोटेक्टेड व्यू। अगर हमें प्रोटेक्शन को हटाना है, मतलब इसमें कुछ लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? फाइल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट एनीवे करना पड़ेगा। फाइल में गए और एडिट एनीवे किया। अब ऊपर दिखा रहा है सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोस हैज बीन डिसेबल्ड, तो हमें इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, हम करेंगे इनेबल कंटेंट। इनेबल कंटेंट किया और ये हमें बताएगा कि आप सिर्फ लिख सकते हैं किन सेल्स में, ग्रीन वाली सेल्स में। ये हमने ओके कर दिया। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे लाल रंग के दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक। ठीक है सर, इसका क्या कॉम्बिनेशन है? हम व्हाइट और ब्लैक भी तो ले सकते थे, है ना, या ग्रीन और व्हाइट ले सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक ले सकते हैं। लाल मतलब डेंजर, कंपलसरी, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ब्लैक छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट नेम लिखना जरूरी है या नहीं? छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, अच्छा मिडिल नेम, हमेशा जब भी हम आगे बढ़ेंगे हम कौन सा बटन दबाएंगे? टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। चलो लास्ट नेम लिखना जरूरी है। ठीक है, मैंने लास्ट नेम लिखा अपना, जैसे हम टैब बटन दबाएंगे ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा? कैप्स में। ठीक है, पैन नंबर लिखना जरूरी है नहीं है? ठीक है, अच्छा एक पैन नंबर कैसे इसको जगाना भाई? कैसे कैसे बच्चे आते हैं, मतलब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर ऐसी नींद तो माँ की लोरी सुना के भी, जब माँ लोरी सुनाते तब भी नहीं आती। हाँ, मतलब नींद में सुनने का अलग ही आनंद होता है सर। ये जो क्या होता है ना, सुनो मैं बताता हूँ होता क्या है। पहले आप सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा सर भारी हो जाता है। ठीक है, तो आप सोचते हैं ना आंख बंद करके भी तो सुना जा सकता है ना? तो आप आंखें, जब आंखें भारी होती हैं आप थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा मजा आता है सुनने में। आपको थोड़ा और आनंद आने लगता है, और इस आनंद का मजा इतना बढ़ जाता है, आप कहाँ पहुंच जाते हैं? सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, नींद की गोलियां भी फेल। ठीक है, चलो पैन लिखना जरूरी है। चलो एक इंडिविजुअल का पैन है, पैन मैंने कहा था कैसा होता है, पहले वो तो बताओ। अरे सुन तो लो, मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि जो पैन नंबर है, कितना समझदार बच्चा है बताओ। क्या कर सकते हैं? मैं समझा नहीं, क्या बता रहे हैं? किससे? हाँ सर ये कह रहे हैं ITR में हम फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी हमें चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सुनो पैन कैसा होता है पहले तो वो बताओ, पैन का स्ट्रक्चर बताओ। 5 अल्फाबेट्स, 4 न्यूमेरिक और लास्ट 1 अल्फाबेट। ठीक है, अच्छा एक पर्सन का, ये एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, इसका पैन नंबर कैसा होगा? 5 अल्फाबेट। आप नालायक हैं, मैंने आपको कहा था कि 4th डिजिट क्या होना चाहिए? सर ये होना चाहिए P। ठीक है, बाकी कैसा भी हो 1 2 3 4 A। ठीक है, क्यों P होना चाहिए? क्योंकि ये 4th अल्फाबेट आपको बताता है कि ये पैन नंबर किसका है। ठीक है, अब P लिखा है तो किसका होगा बताओ। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे हमने लिखा है C, मतलब कंपनी। अच्छा T लिखा है ट्रस्ट, F लिखा है, S लिखा है सोसाइटी, L लिखा है सर हाँ अलग
तो LLP का भी F ही आता है, ठीक है। सर तो सर आप हमें ऐसे ही समझ काटा ना LLP को, LLP भी L ही आता है, ठीक है। इसको अलग से क्यों कर रहे हैं? किसको? फॉर्म के अंदर एक्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं? सुनो मैं बताता हूँ। अच्छा और क्या बचा हमारे पास? क्या लिखते हैं? आई क्यों नहीं लिखते? P फॉर पर्सन होता है, ठीक है। पर्सन टू है पर्सन। और पर्सन में अच्छा भी आएगा। अच्छा बताओ पर्सन कौन होता है? पर्सन कौन होता है? पर्सन की डेफिनेशन बताओ। पर्सन मीन्स, मैं बताऊं, पर्सन मीन्स हु कैन अर्न, ठीक है। आप पर्सन है क्या? यस सर। आप पर्सन है, कमा सकते हैं? क्या कमाते हैं? जो भी कमा सकते हैं। आप में से कौन कमाता है? सर यहाँ पे लिखा है हु कैन अर्न, कैन मतलब पॉसिबिलिटी टू अर्न, ठीक है, आप कमा सकते हैं। अच्छा SSC क्या होता है? जो कमाता है। SSC मीन्स टैक्स पेयर। क्या आप SSC है? नहीं सर, अभी तो बस पर्सन है और फ्यूचर में SSC बनने वाले हैं, ठीक है। पहले CFM खत्म करेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे? SSC बनेंगे, बिल्कुल सही। चलो पैन नंबर क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमने देख लिया। हम अपने ITR में क्या करेंगे? पैन नंबर डालेंगे, ठीक है जी। पैन नंबर हमने डाल लिया AAAP X4936H आ गया। अच्छा फ्लैट डोर बिल्डिंग का एड्रेस लिखना जरूरी है, यस सर। मैं लिखूंगा XYZ। सर नाम लिखो, ऐसे ना हर जगह आप XYZ लिख देते हो, कहीं और नाम आएगा वहाँ भी आप XYZ। नहीं नहीं, ये तो एड्रेस है। तो वहाँ एड्रेस मन्नत लिख दो, मन्नत। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ 101, ठीक है। मैं अपना एड्रेस लिखूंगा ना, आप अपना डाल देना। स्टेट्स में हम देखेंगे कि ये जो है इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है। फर्म मतलब कौन सा फर्म? अदर देन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ना हो, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे ये ऊपर पैन नंबर किसका डाला? इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल लिखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद एरिया लोकेलिटी मैं लिखूंगा सत्य निकेतन, सत्य निकेतन, आप अपना लिख लेना। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैं लिखूंगा 19/12/1991, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि आप पुरुष यात्री हैं या क्या है? चलो देखो हिमांशु आप देख रखना अपना, ठीक है। मेरा तो मैं अपना लिखूंगा ना, बाकी आप लोग अपना अपना देख लेना। नहीं इसका अदर में अदर वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। दिल पे तो नहीं लेना बातें, लेगा भी तो क्या उखाड़ लेगा बाबा। देखिए क्लास में होमवर्क लाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, अदरवाइज आई नो हिमांशु द मेल, ठीक है। चलो शक है, किसी को शक है हिमांशु पे? नहीं किसी को शक नहीं है। चलो हिमांशु इज अ गुड बॉय, बचपन में ही लिखता था पॉइंट। चलो टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट में क्या लिखेंगे? दिल्ली लिखेंगे, बिल्कुल। स्टेट, स्टेट में हम, अच्छा सर क्या जरूरी है हम माउस यूज करके इसको ड्रैग करें? एक बटन भी आता है, कौन सा? ऑल्ट और डाउन एरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? जम्मू कश्मीर डालेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। दिल्ली डाल दिया, कंट्री ऑटोमेटिकली आ गया, क्या पाकिस्तान? इंडिया आ गया ना? नहीं आप ही बोल रहे हो, दिल्ली के साथ तो पाकिस्तान ही आ गया, इंडिया आ गया ना। पिन कोड लिखेंगे 110021, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com, ठीक है जी। मोबाइल नंबर 9811860174, ठीक है जी।
रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर आप रिटर्न भर रहे हैं? क्या आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट भर रहे हैं, या किसी नोटिस का रिस्पांस दे रहे हैं? बहुत सारी नोटिस आते हैं हमारे पास, तो हमें उनका रिस्पांस देना पड़ता है, तो ये सेक्शंस लगते हैं, ठीक है। रिवाइज्ड क्या होता है? रिवाइज्ड, देखो डॉक्टर, सुनो, डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है और पेशेंट मर गया, मतलब उसका ऑपरेशन है, उसमें कुछ गलती कर ली, तो क्या होगा? पेशेंट मर जाएगा। क्या वो दोबारा उसको ठीक कर पाएगा? हमारे पास ऑप्शन होता है, देखो हम कितने अच्छे हैं। अगर हमारा रिटर्न गया गलत, मतलब रिटर्न मर गया, एसएससी मर गया, हमने पेनल्टी लगा दी एसएससी को 10 करोड़ की, एसएससी की डेथ, हम उसको भाई अभी मत मर, रुक जा। क्यों? हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या? रिवाइज रिटर्न भरने का। हम रिवाइज करके उसको क्या करते हैं? बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जो गलती हो गई थी उसको क्या करें? ठीक करें। तो अभी हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं, तो हम यहाँ के क्या करेंगे? ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ठीक है जी। क्यों लगेगी भाई? रिवाइज रिटर्न मैंने कब बताया? अगर आपने एक बार भरा हो और वो गलत हो गया है, उसके बाद ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? रिवाइज रिटर्न भरोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद बता रहा है क्या आप पे पुर्तगीज सिविल कोड लगता है? आपने कहा नहीं, ठीक है। ये कोई कोड है जो लगता है, किसी किसी स्टेट में लगता है, ठीक है, गोवा में लगता है, ठीक है। पुर्तगीज सिविल कोड बोलते हैं इसको। ये डिस्कशन में हम पढ़ेंगे फिर कभी। पुर्तगीज सिविल कोड ये कोड है जो लगता है कुछ लोगों पे, उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपनी स्पाउस की इनकम भी दिखानी पड़ती है, ठीक है, कंबाइन करके कि आपका स्पाउस कितना कमा रहा है। मान लो मैं एक फॉरेनर हूं और मैं यहां इंडिया में आया, इंडिया में शादी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहां का रेसिडेंट बन गया, ठीक है। अगर मेरे पे ये कोड लगता है, एक तो मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा और अपने रिटर्न में साथ साथ किसका इनकम दिखाऊंगा? अपने स्पाउस का, ठीक है। और अगर मेरे पे कोड नहीं लगता तो सिर्फ अपना लगाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद पूछता है वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। आपने क्या कहा? रिवाइज कब करते हैं? जब कुछ गलती है और हमें दोबारा भरना पड़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछता है आपसे रेसिडेंशियल स्टेट्स। रेसिडेंशियल स्टेट्स में आप क्या लिखोगे? या तो रेसिडेंट हो सकता है, या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, जो अपने रेसिडेंशियल स्टेट्स में पढ़ा है। हम लिखेंगे रेसिडेंट, ठीक है। टैक्स स्टेट्स में हम क्या डालते हैं? या तो हमारा टैक्स पेएबल होगा, या रिफंडेबल होगा, या हम जीरो टैक्स बैलेंस दिखा सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? टैक्स पेएबल करेंगे। हम अच्छे नागरिक हैं तो टैक्स में हम टैक्स पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था हम सिर्फ ग्रीन सेल्स में लिख सकते हैं, ये तो व्हाइट है सर, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये बता रहा है कि आप शेड्यूल बीपी भरो, ये है नेचर ऑफ बिजनेस, ये वाला नीचे दिख रहा है शेड्यूल, हमने इस पर क्लिक कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है आप बताओ आपका बिजनेस जो है किस प्रकार का बिजनेस है। मैंने कहा मेरा डायमंड एंड कटिंग का बिजनेस है, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, ठीक है। अच्छा, आपका पूरे साल का टर्नओवर कितना है? 3 करोड़ लिख सकते हैं ना? ये देखो नालायक। ITR 4 कौन भर सकता है? जो पिछले साल में ITR 4S था, कौन भर सकता है? छोटे व्यापारी, जितना ग्रॉस टर्न, जिनका ग्रॉस टर्न कितना हो? 2 करोड़ तक हो, ठीक है। मैं लिखूंगा मान लो 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है। ये बता रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। पिछले साल ये ITR में नहीं था, इस साल में है। पिछले साल के अगर आप ITR 4S आपने किया होगा, वहां पे ये बैंक ऑप्शन वाला नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया है। कैसे किया है? ऐसे ही डाल दो जैसे मर्जी। यहाँ पे बता रहा है कि आपने कुछ कैश में लिया है, मतलब अदर मोड में क्या हो गया? कैश में लिया है या कोई एसेट बदले में लिया है, ठीक है। मैंने कहा मेरा 20 लाख, ठीक है, वो भी है। अब नीचे ये दिखा रहा है कि अगर आपने कैश में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांजैक्शन किया है ना, तो आपकी इनकम का 6%, आपके ग्रॉस टर्नओवर का 6% हम क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक मोड में कितना है मेरा? 1 करोड़ 60 लाख, उसका 6% कितना हो गया? निकालो। हाँ हाँ, कितना आएगा?
कैलकुलेटर है किसी के पास? 9,60,000। सर ये आएगा कितना? 9,60,000। उसके बाद बता रहा है कि जो आपने अदर मोड में लिया ना, जो पिछले साल तक एप्लीकेबल था, कि आपका ग्रॉस टर्नओवर का कितना 8% जाग गया भाई, ठीक है। मजा आता है ना क्लास में, नासिर सर की क्लास और नींद फुल, ठीक है। चलो, जो आपका ग्रॉस टर्नओवर है उसका 8% क्या मानेंगे? प्रॉफिट नहीं, इनकम मानेंगे, ठीक है। तो बताओ 20 लाख का 8% कितना होगा? 1,60,000, ठीक है जी, ये हमने लिया। अब हमें अगर यहां पे देखना होगा इनकम डिटेल्स में, जो हम अभी तक भर रहे थे शेड्यूल, यहां पे ऑटोमेटिकली आया कितना? 11,20,000, यह आपकी इनकम है। अब ये पूछता है क्या आपकी कोई सैलरी से इनकम है? मैंने कहा हाँ 20,000 मैंने सैलरी से भी कमाया, ठीक है। क्या आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? मैंने कहा है, लेट आउट मैंने किया था हाउस प्रॉपर्टी, उसका इनकम आया था 30,000, ठीक है। अदर सोर्सेज की कोई इनकम है? मैंने कहा नहीं, 0 था, ठीक है जी। उसके बाद डिडक्शंस पूछ रहा है, आपकी डिडक्शंस कितनी है? मैंने कहा 80C में कितना डिडक्शन ले सकते हैं हम? 1,50,000। अच्छा, मैंने कहा सर 80D में भी हम डिडक्शन ले सकते हैं, कितना? कितना? मान लो मैंने डाल दिया 40,000, ठीक है। यहां पे लिख के आता, जब आप यहां कर्सर ले जाते हैं ये बताता है कितना डिडक्शन आप ले सकते हैं। और मैंने 80E में ई फॉर एजुकेशन, एलिफेंट नहीं, ये एजुकेशन वाला, बच्चों की फीस का डिडक्शन मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। लोन आपने अगर लिया है, इंटरेस्ट उसका पे किया है, तो यहाँ पे आपको क्या डिडक्शन मिल जाता है। तो मैंने कहा मैंने 60,000 रुपए का डिडक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 80GG। बताओ GG क्या होता है? 2 बार G। 80GG क्या होता है? सैलरी पढ़ा है? सैलरी HRA पढ़ा है? क्या होता है HRA? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कब मिलता है? सीधा बैठ, खड़ा हो, गद्दा तकिया लाऊं सोने के लिए। HRA तब मिलता है हमें जब हम किसी सिटी में जाते हैं जॉब के लिए और एम्प्लॉयर बताता है कि आप रेंट पे रहते हैं, तो रेंट के कंपनसेशन में क्या देता है आपको? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। उसका डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता है आपको वहां पे सैलरी में, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप HRA नहीं लेते हैं, HRA नहीं लेते हैं और आपने रेंट पे किया है, रेंट HRA नहीं मिला, चलो नहीं मिला HRA, लेकिन रेंट पे रहते हैं ना आपने रेंट तो पे किया होगा, ठीक है। सरकार कहती है अगर आपने रेंट पे किया ना, आपके पास अपना कोई मकान नहीं है, आप किस पे रहते हैं? रेंट पे रहते हैं। रेंट अगर आपने पे किया है तो उस रेंट का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे तो वो दिखाना होगा ना चेक में किया या क्या कर? हाँ, वो तो पेमेंट दिखाना पड़ेगा किस मोड में किया होगा, ऑब्वियसली बात है। प्रूफ तो आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट का होना चाहिए, ठीक है। जैसे लोकल जो होते हैं ना, वो तो कैश पेमेंट करते हैं। तो आप मकान मालिक से ले सकते हैं, एग्रीमेंट तो होगा ना आपके पास। लोकल कहाँ पे होता है? क्यों नहीं होता एग्रीमेंट? बिना एग्रीमेंट का कैसे रहोगे? चलो, सर लेकिन फिर यही बेटर मान लीजिए HRA जो हमें पूरा रेंट का मिलता है, कम ही मिलता है, हाँ। और ये वाले पे पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने 50,000 रुपए रेंट दिया था, उसका मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा? डिडक्शन ले लूंगा। अब बताओ मेरी निजी इनकम कितनी आ गई? टैक्सेबल इनकम कितना? 8,70,000, ठीक है। इस पे टैक्स कितना बना? 99,000 और एजुकेशन सेस कितना बना? 2,970। टोटल टैक्स कितना? अच्छा सर, अगर हमने आफ्टर ड्यू डेट भरा होता तो क्या होता? ये वाले कॉलम्स भी यहाँ पे कुछ भरते, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इंटरेस्ट कितना आपका कैलकुलेट होके आता है। सर एक आपका यहाँ पे है 44AE, ये क्या होता है? 44AE क्या होता है बताओ? नहीं, क्यों? पिछली बार भी तो किया है हमने, 44AE को हमने किया है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, किसका? और आप
छोटे लेवल पे करते हैं। छोटे लेवल पे मतलब आपके पास मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो है 10। कितनी? 10 गाड़ियां मैक्सिमम है। ट्रांसपोर्ट मतलब कौन सा? क्या पब्लिक कैरियज या गुड्स कैरियज? गुड्स कैरियज का काम करते हैं। आपके पास 10 व्हीकल्स ऐसी हैं जो गुड्स कैरी करते हैं, ठीक है। आपने सरकार को कहा कि मेरी एक गाड़ी कमाती है 20,000 रुपए हर महीने, ठीक है। आपके पास गाड़ियां कितनी है? 10। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 10 या उससे कम। आपने सरकार से कहा कि मेरे पास जो गाड़ियां है ना उसमें से 5 गाड़ियां 20,000 रुपए पर मंथ कमाती है, ठीक है। सरकार ने कहा ठीक, मैं मान गया। 2 गाड़ियां हैं मेरे पास जो 4,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, हो सकता है ना, जो मैक्सिमम टाइम खराब रहती है। सब बच्चों को मैसेज आ गया होगा पीडीपी क्लास के लिए, सबको आना है 10 बजे, ठीक है। और वो किस लिए क्या है, उसके बाद जो क्लास होगी उसमें मैसेज नहीं आएगा, तो ये क्लास क्लासेस होगी। क्लासेस होगी? हाँ जी। अब कल तो संडे है। संडे है, आप लोगों की पीडीपी होगी, जिन बच्चों की होगी उनके लिए है। जिन आप लोग की न्यू और ओल्ड बैच की कोई क्लास नहीं है पीडीपी के अलावा, बाकी जो एसएस बैच है ना आता है उसकी, ठीक है। न्यू और ओल्ड बैच जो है उनकी कोई क्लास नहीं है, एसएस बैच की पीडीपी क्लास है। भाई मुंह तो क्या आ जा, ऐसे मत घूर। ठीक है, सुनो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहां ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या? अरे सुन तो ले भाई, सुनो, ये बंदा है राम, ठीक है। राम ने कहा मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? 10, ठीक है। ये है गुड्स कैरेज व्हीकल। कीर्ति आप बेटा इधर आओगे, हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। गुड्स कैरेज व्हीकल, ठीक है। बातें उसने नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, आगे आ जाओ, कोई और रीजन आ जाओ। अब मैंने कहा राम से भाई ये जो तुम्हारे पास गाड़ियां हैं ये कितने महीने तुम्हारे पास थी? राम ने कहा इसमें से 6 गाड़ियां मेरे पास 12 महीने के लिए थी, ठीक है, पूरा साल। 2 गाड़ियां 8 महीने के लिए थी और 2 गाड़ियां सिर्फ 6 महीने मेरे पास रही, ठीक है। मैंने कहा इन 6 गाड़ियों से आप कितना कमाते हो? इसने कहा कि एक गाड़ी 15,000 रुपए पर मंथ कमाती है, ठीक है। ये वाला कितना कमाते हैं? राम ने कहा ये वाले 6,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। कितना? ये वाले कितना कमाते हैं? सर ये तो बड़ी बेकार गाड़ियां हैं, ये सिर्फ 4,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। अब सरकार को राम ने यही डिटेल बताया, ठीक है। तो सरकार ने कहा देख राम, ये चापलूसी हमारे साथ नहीं चल रही। क्यों? एक गाड़ी कम से कम एक महीने में अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चले कम से कम 7,500 रुपए तो कमाती ही कमाती है। कितना? 7,500 रुपए, ठीक है। कम से कम कितना कमाएगा? 7,500। मैक्सिमम आप कितना भी कमा लो, लेकिन कम से कम कितना कमाएगा? 7,500। उससे कम हम मानेंगे नहीं। बताओ अब अगर राम बोलेगा कि सरकार मेरी गाड़ी ने सिर्फ 6,000 रुपए कमाया, सरकार मानेगी क्या? सरकार कितना मानेगी? 7,500 रुपए मानेगी। राम बोलेगा सरकार मेरी गाड़ी 4,000 रुपए कमा रही है, सरकार मानेगी क्या? सरकार ने कहा कितना कमाएगी? 7,500 रुपए। तो जब आप अपने ITR में देखते हो, ITR में यही चीज निकल के आती है हमारे पास कि हम अगर यहां पे लिखें, बताओ हमारे पास 6 गाड़ियां थी, 6 गाड़ियां थी, कितने टाइम के लिए? 12 महीने। एक गाड़ी 12 महीने, दूसरी गाड़ी 12 महीने, तीसरी गाड़ी 12 महीने, चौथी गाड़ी 12 महीने, पांचवी गाड़ी 12 महीने और छठी गाड़ी 12 महीने, ठीक है। ये हमने 6 गाड़ियों का लिखा। बताओ ये कितना कमाते थे पर मंथ? सर ये कमाते थे 15,000। कितना? 15,000, 15,000, 15,000,
15,000। सरकार ने कहा मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 गाड़ी आपके पास और थी जो कितने महीने थी, 8 महीने और 8 महीने। इनसे कितना कमा रहे थे, कितना कमा रहे थे? राम ने कहा मैं 6,000 कमा रहा हूं। सरकार देखो अभी क्या करी, जादू देखना। सरकार ने कहा क्या क्या भाई साहब 6,000 का जमाना नहीं रहा, बेवकूफ बनाना किसी और को बनाओ। हमें कितना चाहिए, कम से कम तो आपने कितना कमाया होगा, 7,500। मतलब यहां क्या लिखना पड़ेगा भाई, 7,500। एंटर दबाएंगे तो ये दे देगा, ठीक है। अब 8 महीने दूसरा भाई रहा कितना, 7,500। अच्छा 2 गाड़ियां मेरे पास और थी, कितने महीने, 6 महीने और 6 महीने। मैंने सरकार को कहा कि सरकार इन गाड़ियों से मैंने कितना कमाया पर मंथ, 4,000, ठीक है। जैसे ही मैं 4,000 बोलूंगा सरकार क्या करेगा, तमाचा मारेगा, देखो, ठीक है। ये देख क्या नालायक बता रहा है, कितना होना चाहिए, कम से कम 7,500, ठीक है जी। ये हमने ले लिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ये बताएगा शीट इज ओके। इनकम डिटेल्स में जाएंगे और यहां पे हमारा बड़ा टैक्स बड़ा काहे बड़ा सर, क्योंकि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बड़ा था, 24,10,000, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमने कहा था कि एक डिडक्शन जो हम यहां पे नहीं भर सकते, कौन सा, ATG वाला। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ATG वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। मान लो हम यहाँ पे लेंगे नेम ऑफ डोनी, हमने लिखा ABC, जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं। एड्रेस इसका लिखो XYZ, इसका एड्रेस है, यहाँ पे रहता है ये स्ट्रीट साउथ टाउन, ये दिल्ली में रहता है, ठीक है। स्टेट कोड हमें बताना पड़ेगा कि दिल्ली का कोड है क्या, 09। उसके बाद पिन कोड बताओ कहाँ रहता है, 110037, हमने ले लिया। पैन ऑफ डोनी, इसका पैन नंबर भी बताओ, AXDFG 09456K। बताइए पैन नंबर किसका है, फॉर्म का। अच्छा अमाउंट ऑफ डोनेशन, आपने कितना डोनेशन दे दिया, 1 लाख, ठीक है जी। सेम चीज अगर आप यहाँ नीचे लिखोगे तो यहाँ पे कितना बता रहा है, 50%। अगर आप डोनेशन में कितना लिखोगे, 1 लाख लिखोगे तो कितना आएगा, 50,000 ही आता है। क्यों, क्योंकि जितना डोनेशन आपने दिया उसका 50% ही डिडक्शन है। ऊपर कितना मिलता था, पूरा 100%। चलो हम एक ही लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज है, ज्वेलरी है वगैरह वगैरह, आपको एसेट्स की डिटेल बतानी पड़ती है। उसके बाद आपका TDS वाला शीट, अगर आपका कोई TDS कटा है, बताओ, एक होता है हमारे पास टैक्स लायबिलिटी और एक होता है टैक्स ड्यू, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है सर हमारे पास टैक्स लायबिलिटी और दूसरा होता है टैक्स ड्यू। सर टैक्स लायबिलिटी और टैक्स ड्यू में क्या डिफरेंस है बताओ। टैक्स ड्यू अब जितना हमें देना है जो बन रहा है लायबिलिटी है आफ्टर डिडक्शन TDS। सुनो, टैक्स लायबिलिटी मान लो मेरी बनती है 2 लाख रुपए, कितना, मैंने TDS भरा हुआ, TDS मेरा कटा हुआ है 20,000 रुपए, ठीक है। ये क्या है, TDS। मैंने एडवांस टैक्स भरा है 25,000, क्या है, एडवांस टैक्स। मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है 25,000, सेल्फ असेसमेंट टैक्स मैंने भरा कितना, 25,000। तो बताओ टैक्स ड्यू मेरा कितना होगा, 2 लाख माइनस 71। सर ये होगा 2 लाख माइनस कितना, 71,000। ये 20,000 है, 70,000। ठीक है, 70,000। तो टैक्स ड्यू बन गए 1,30,000, ठीक है। तो TDS वाला कॉलम हम क्यों भरते हैं बताओ, ताकि अगर हमने कोई TDS यहाँ पे भरा कटा हुआ है उसका हम डिडक्शन ले लें। भाई टैक्स तो दिया है और क्यों दे दें। हमने कोई एडवांस टैक्स दिया है उसका डिडक्शन ले लें, हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है उसका डिडक्शन ले लें, ठीक है। तो हम जो ITR में करते थे, यहां पे टैन ऑफ द एम्प्लॉयर, बताओ टैन का जो फॉर्मेट होता है कैसा होता है, टैन का फॉर्मेट बताओ,
10 का फॉर्मेट 4 अल्फा 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फा। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेंगे XVCB 1 2 3 4 5 Z। ठीक है, चलो हम यहां पे क्या करेंगे, 10 नंबर डालेंगे, यही डालेंगे XVCB 1 2 3 4 5 Z। ले लिया। उसके बाद क्या बताता है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर आपका सैलरी से टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16 आपको मिला होगा। अगर आपका अदर सोर्सेज से या किसी और से, बाकी किसी भी चीज से टीडीएस कटा है तो वो क्या होगा, फॉर्म 16 ए मिलेगा। ठीक है, क्या फॉर्म 16 मिलता है आपके एम्प्लॉयर से। ठीक है, ये फॉर्म 16 आप अगर आप इनकम टैक्स की साइड पे जाते हैं वहां से भी मिलता है। 26 AS बोलते हैं उसको, टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। हाँ हाँ, किसने कितना टैक्स कटा है उसमें सारा कुछ डिटेल आपके पास होता है फॉर्म 26 AS में। ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर मैंने लिखा IOCM। ठीक है, इनकम अंडर हेड सैलरी, आपने सैलरी में कितना कमाया मैंने लिखा था वहां पे, अगर आपको याद होगा 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 लिखा, मेरा टीडीएस कटा है 2,000। ठीक है जी, ठीक है। अगर मेरा कोई अदर टीडीएस होगा वो मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है पेज टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाला। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें बताएगा टोटल टैक्स आपने पे कितना कर रखा है 2,000, अभी और कितना पे करना है 4,54,290। ठीक है, ये बता रहा है क्या आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर से, आपने कहा नहीं है। आपने कहा यहां पे डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, यस। अब पिछले साल का आईटीआर देखो, वहां पे हम लिखते थे 1, वहां पे लिखा होता था कि नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके पास कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि आपका कोई अकाउंट है, आपने कहा हाँ, तो हम यहाँ पे उसका, हमें आपको क्या बताओ, उसका आईएफएससी कोड बताओ। मैंने आईएफएससी कोड डाला SBIN 0004591। जैसे मैं टैब बटन दबाऊंगा जादू होगा और क्या आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद पूछ रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर बताओ। मैंने अकाउंट नंबर बताया 20046627031। ये मैंने अकाउंट नंबर डाला। ठीक है, किसी को पैसे जमा करने हो तो इस अकाउंट में कर दो। ठीक है, उसके बाद इसे निकाल नहीं सकते ना, फिर तो बात ही खराब होगी अगर निकाल सकते हैं। ठीक है, डालने के लिए है अकाउंट, निकालने के लिए नहीं है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको पता है? ठीक है सर, ये तो पूरे देश को पता है, किसी से भी पूछ लो। अच्छा, उस डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, आपको कुछ टाइम पीरियड दिया गया था कि इस पीरियड में आपके पास अगर कुछ पुरानी करेंसी है आप उसको बैंक में जमा करा देना। हुआ था ना? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया था। और आपको यहाँ पे उसका डिटेल भरना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा उस टाइम पे अकाउंट में जमा करा दिया था, ओल्ड करेंसी। हाँ, अभी तक पिछले साल तक तो नहीं था, क्योंकि पिछले साल तक डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था। इस साल आपको भरना पड़ेगा। अगर 2 लाख से ज्यादा है, डिटेल्स ऑफ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ड्यूरिंग 9/11/2016 अप टू 30/12/2016, इफ एग्रीगेट कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 लाख, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना जमा कर लिया। मैंने कहा यार 2 लाख तो मैंने भरा नहीं है, मैंने तो 2 लाख कभी एक साथ देखा भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 2 लाख एक साथ भरे या बीच बीच में आपने कभी 10,000 कभी 5,000 डाले, तब 2 लाख मिलके हो गए एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट अगर आपने 2 लाख डाला या उससे ज्यादा डाला तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने तो बस 50,000 डाले थे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको बताता है कि आप हमें क्या बताओ, वेरिफिकेशन वाले कॉलम में आपने पिताजी का नाम बताओ। मैंने कहा उसका नाम भी क्या है, मीरा नहीं है, पिताजी का नाम मीरा होगा। ठीक है, प्लेस कहाँ पे भर रहे हैं, कुछ लोग मीर तो मीर का बेटा, पठान पठान का होता है, पंडित पंडित का होता है। ठीक है, मीर सरनेम है पठान। ठीक है, चलो कुछ लोग प्लेस में ना यहाँ पे लिखते हैं होम,
मैं तो घर में भर रहा हूँ, कुछ लोग लिखते हैं हाँ लैब में भर रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं स्टेट का नाम या सिटी का नाम, ठीक है। चलो डेट, आज का डेट क्या है? 24/6/2017, ये हमने डाल दिया। चलो उसके बाद हम वापस आएंगे इनकम डिटेल्स पे। क्या करेंगे? इनकम डिटेल्स पे वापस आएंगे और यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। क्या करेंगे? ये बताएगा शीट इज ओके, और उसके बाद कैलकुलेट टैक्स करेंगे और हमारा आएगा नीचे क्या? टैक्स। अब यहाँ पे आपने देखा होगा इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A नहीं है, लेकिन ये दो इंटरेस्ट लगे हैं। ये क्यों लगे हैं? क्योंकि एडवांस टैक्स आपने सुना है नाम? एडवांस टैक्स अगर 10,000 से ज्यादा आपका बनता है, सर एक हमें थोड़ा ना ये बता दो कि एक होता है हमारे पास एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। दो अलग अलग चीज है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? सर प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, इसमें किसी को डाउट है? असेसमेंट ईयर मतलब सर जिसमें हम टैक्स पे करते हैं कौन सी इनकम पे? जो यहां पे कमाई थी। यस और नो? अब 2 साल है मेरे पास, 16-17 और 17-18। मार डालूंगा लड़की में। जब मैं समझा रहा होता तब बात मत करो। मैंने इस साल पूरा क्या किया? अर्न किया। और यहां पे सरकार ने कहा देख यहां पे एक ड्यू डेट है। क्या है? ड्यू डेट। इससे पहले आपको टैक्स भरना पड़ेगा और क्या भरना पड़ेगा? ITR भरना पड़ेगा। ये हमने सरकार ने क्या रखा है? ड्यू डेट रखा है। कौन सी इनकम पे टैक्स दे दूं? ये जो यहां पे कमाई थी, ठीक है, ये वाली इनकम पे। ठीक है जी, इनकम कमाया और यहां पे टैक्स दे दिया। अब दिक्कत क्या है? सरकार ने यहां पे आके पूछा सर ये डेट कौन सी है? ये है 15 सितंबर। कौन सा डेट है? 15 सितंबर। सरकार आया हमारे पास और कहा देख क्या लगता है इस साल कितना टैक्स बनेगा आपका? मैंने कहा हद है, अभी तो साल शुरू हो गया है। नहीं फिर भी अंदाजा पूछ रहा हूं कितना टैक्स बनेगा। मैंने कहा यही बनेगा कुछ 1 लाख के करीब टैक्स बनेगा मेरा। अंदाजा पूछ रहे हो? अंदाजा लगाने में क्या दिक्कत है? अंदाजा लगेगा कभी। क्या कितना? 1 लाख रुपए। अच्छा 10,000 से ऊपर जा रहा है, 10,000 से ऊपर जा रहा है, लाओ आप अपना 30% टैक्स यहां पे दे दो। कितना कितना कितना? सर हमने अभी तक जो सुना था वो तो कुछ अलग ही था। क्या इस साल कमाओ, इस साल टैक्स पे करो? यहां पे तो कुछ और हो रहा है। ये जो 30% टैक्स है इसको क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। अच्छा फिर कुछ महीने बीते और डेट आई यहां, ये है 15 दिसंबर। फिर से आ गया सरकार मेरे पास। सरकार ने कहा क्या लगता है कितना टैक्स बनेगा इस साल? मैं कहा देखो सरकार पिछले बार आपने 30% तो ले लिया, अब दिमाग ज्यादा मत खराब करो। कहा नहीं फिर अंदाजा पूछ रहे हैं, अंदाजा तो बता, अंदाजा लगाने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा अंदाजा पूछ रहे हो तो चलो बता ही देता हूं। मेरा जो टैक्स इस साल बनेगा ना, बिजनेस भी कुछ सही नहीं चल रहा है, 80,000 तक बनेगा। 80,000 बनेगा। सरकार ने अच्छा चलो अपना जो है ना 60% टैक्स यहां पे जमा कर दो। सर ये 60% कैसे? 30% यहां पे जमा किया था, 30% यहां पे जमा किया था, 30% और दे दो। कितना हो गया? 60%। मैंने सरकार को कहा यार सरकार आप बिना मतलब ही आते हो और क्या करते हो? 30% करके ले जाते हो। फिर एक डेट आ गई। ये कौन सी डेट है? 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को सरकार आया। सरकार ने कहा क्या लगता है? मैंने कहा सरकार कुछ नहीं लगता है। क्या अब तो साल भी खत्म होने वाला है, 15 दिन बचे हैं, कितना टैक्स बनेगा? मैंने कहा सरकार देखो इस बार तो कुछ बिजनेस चला नहीं, कुछ 60,000 के करीब क्या बनेगा? 60,000 के करीब क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। सरकार अच्छा 60,000 के करीब मतलब 10,000 को क्रॉस कर रहा है, 10,000 से ऊपर जा रहा है, लाओ अपना 100% टैक्स यहाँ पे जमा करो। कितना? 10,000 से ऊपर आपका टैक्स बन रहा है ना, 60,000 तो बन रहा है। तो सरकार ने कहा क्या आप अपना
100% टैक्स यहाँ पे जमा कराओ। कितना? 100%। अब सरकार बचा क्या असेसमेंट ईयर के लिए? वही तो हम चाहते हैं, असेसमेंट ईयर के लिए कुछ ना बचे। असेसमेंट ईयर में आप सिर्फ क्या करो? एक ITR फाइल करो। क्या करो? एक ITR फाइल करो। ठीक है जी। मतलब अगर आपका 10,000 से ऊपर टैक्स बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो गया। अगर आपने नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। और वही पेनल्टी यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि इन सेक्शंस में आपको पेनल्टी लगी है। ये स्टार्ट हो गया सर? बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, जब हम ITR अपलोड करते हैं तो क्या यही फाइल अपलोड करते हैं? हम इसको करते हैं जनरेट XML। XML जनरेट करने के बाद ओके करते हैं, उसके बाद फिर से ओके करते हैं और ये हमें बताएगा सेव XML। सेव हमने XML किया, ये बताएगा पाथ कि कहाँ पे हमने इस XML को क्या किया, सेव कर लिया। यूजर में जाओ, ऐसे डेस्कटॉप पे ITR4 फोल्डर है, उसमें एक और ITR4 फोल्डर है, उसमें XML मिलेगा। सर अब हमें यही ना देखना है, ये XML फाइल हमको क्या करना है? देखना है। ये आ गया फाइल। इसको अगर हम खोलेंगे, ये खुलता है ऐसे। ठीक है जी। यहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे आपका कहां गया, ये डेट हो गया आपका, दिल्ली हो गया। ठीक है, ITR4 आपने भरा हुआ है, नाम ये है, ये आपका पैन नंबर हो गया। ठीक है, ये एड्रेस हो गया 101, ये दिल्ली हो गया। ये इनकोडेड फॉर्म में होता है। इसको डिकोड कौन करता है फिर बताओ? गवर्नमेंट डिकोड करती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है। ठीक है जी। चलो, इतना हमारा ITR था। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।